साइज अगर अलग अलग है, ईएन में डिफरेंस है, तो बेटा कैसे मान लें कि जो हाफ हम करेंगे वो इसके और इसके लिए बराबर हाफ आएगा? नहीं आ सकता। कि अगर डेल्टा ईएन बढ़ाओगे, अगर डेल्टा ईएन बढ़ाओगे तो बॉन्ड पोलैरिटी भी बढ़ेगी और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको पढ़ाने के बाद आप ये सोच लो कि हम तो अब हो गए शेयर बन गए और हम किसी का भी एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर निकाल सकते हैं। नहीं, दुनिया में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के अलावा और भी बहुत चीजें होती हैं। अगर कोई इस तरह से बॉन्ड टूटता है जिसमें से H+ रिलीज हो जाए तो उसको हम बोल देंगे एसिडिक। क्या ये बॉन्ड और भी एक तरीके से टूट सकता है? हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला चैनल पर और स्वागत है आपका रफ्तार नीट बैच पर, जहां पर आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल का। और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। ये हमारा आज का आखिरी लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बातें कर ली थी, बस उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है कि ईएन क्या था वो समझ लिया था। ठीक है, ईएन के फैक्टर्स समझ लिए थे, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो ईएन को अफेक्ट कर रहे थे, वो सारी चीजें भी देख ली थी, है ना। उसमें साइज था, जेड इफेक्टिव था, ऑक्सीडेशन स्टेट था और क्या था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट था, जिसमें मैंने इसको नाम दिया था परसेंटेज एस कैरेक्टर। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ईएन। उससे पहले ये हमारा मेन टारगेट है। अगर हमारे पास समय बचेगा, ठीक है, मुझे लग रहा है वो बचेगा भी, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे आ जाते हैं, बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ईएन। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एक स्केल की, है ना, जिसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं और ईएन की वैल्यूज जो हैं वो हम सबसे ज्यादा यहीं से लेते हैं, यही मानते हैं। इसके अलावा भी स्केल्स थे, लेकिन ये जो आपको टेबल दिख रही है बेटा, वो पॉलिंग स्केल थी। कभी भी अगर सवाल आया कि पॉलिंग स्केल पर कोई सवाल आया, तो पहली बात तो ये वैल्यूज, जो वैल्यूज यहां पर लिखी हुई है बेटा, जिन एलिमेंट्स के लिए होती तो सबकी है, लेकिन मैंने यहां पर कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको याद होनी चाहिए। ये वाली वैल्यूज जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सेलेक्टिव वैल्यूज हैं, ये ईएन की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। है कुछ नहीं, लेफ्ट टू राइट ईएन की वैल्यू बढ़ती है, आप देख लीजिए 1.052, 2.53, 3.54। ठीक है, मैक्सिमम ईएन अगर हमारे पास अभी देखा जाए तो वो है हमारे पास किसके, फ्लोरीन की है बेटा। ठीक है, टॉप टू बॉटम ईएन घटती है, ये देखिए आप डिक्रीजिंग मैनर में यहां पर आपको दिख रहा है, ये हमने सब पढ़ लिया। ये था बेटा, कभी सवाल अगर आया तो वो यही आएगा कि पॉलिंग स्केल किस पर बेस्ड था। तो सिंपल सी बात है, पॉलिंग ने डिफरेंट कंपाउंड्स में जाकर उनकी बॉन्ड एनर्जी के बेस पर ईएन की वैल्यू निकाली, तो इसलिए ये बेस्ड था बॉन्ड एनर्जी पर। कैसे निकाली, क्या किया, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मोलिकन स्केल जो है वो बेस्ड था आईपी और ईए पर। किस पर बेस्ड था बेटा, आईपी और ईए पर। आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एवरेज था उसको ईएन बोला गया। मोलिकन स्केल, मोलिकन दूसरा साइंटिस्ट था, उसने ईएन निकालने का अलग तरीका अपनाया, वो ये तरीका था। ठीक है, अब पॉलिंग स्केल और मोलिकन स्केल की वैल्यूज में कुछ डिफरेंस आता है। पॉलिंग स्केल और मोलिकन स्केल की वैल्यूज में कुछ डिफरेंस आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड था और ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर बेस्ड होता है। तो क्या फर्क होगा, तो इनके बीच का रिलेशन भी कई बार सवालों में देखा है कि इनके बीच का रिलेशन पूछ लेते हैं बेटा, तो वो रिलेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ईएन जो पॉलिंग स्केल वाली है वो इज इक्वल्स टू ईएन मोलिकन स्केल डिवाइड बाय 2.8, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो आप इतना तो जानते ही हो। ईएन मोलिकन स्केल क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा ईएन पॉलिंग स्केल और इसमें इनटू क्या कर दोगे 2.8, यही हो जाएगा बेटा। ये भी हो सकता है, जैसा भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे समझ लो वैसे समझ लो, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर भी मैं जानता हूं कि सवाल नहीं आते हैं इस वाली स्लाइड से, आपको खाली ये वैल्यूज पता होनी चाहिए बेटा, इतना ध्यान रख लेना, ये वैल्यूज आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हमारे एप्लीकेशंस ऑफ ईएन, जो आज का टॉपिक है। और उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा ये वाला। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो यही है कि इसके बेस पर हम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड का एसिक एंड बेसिक नेचर या फिर एम्फोटेरिक नेचर जो है वो डिसाइड करते हैं। चलिए सबसे पहले लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे देते हैं। सबसे पहला काम है हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सबसे पहले हमारा क्या काम है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एक बार फिर से मैं आपको पीछे वाली स्लाइड पर ले जाना चाहूंगा, जरा देखिए इसमें, ये इसको हम मेटल बोलते हैं, इसको भी हम मेटल बोलते हैं, लेकिन बोरोन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। आप देखिए कि इधर से इधर आने पर ईएन की वैल्यूज बढ़ रही है,
इधर से इधर आने पर En की वैल्यूज बढ़ रही हैं। मतलब कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? लेफ्ट में मेटल्स होते हैं, राइट में जाते जाते क्या हो जाता है बेटा? नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब है En के बढ़ने के साथ साथ कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो जिसकी En ज्यादा होगी वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, उसमें उसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, उसके नॉन मेटल होने के चांसेस ज्यादा है। टॉप टू बॉटम आने पर En घटती है, टॉप टू बॉटम आने पर En घटती है, तो इसका मतलब है नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता होगा। अब अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है बेटा, तो फिर कैरेक्टर बढ़ कौन सा रहा होगा? तो वो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, ऑन द बेसिस ऑफ En वी कैन से दैट En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला पॉइंट ले लेता हूं, En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। En is directly proportional to नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो En जो है वो बढ़ती है, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। टॉप टू बॉटम आते हैं बेटा तो En जो है वो घटती है, तो इसका मतलब है नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी घटेंगे। ठीक है, नॉन मेटालिक घटेंगे तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि मेटालिक जो है वो इंक्रीज होंगे, इधर बोल सकते हैं कि मेटालिक जो है वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, एक ही बात है। आगे बढ़े, अगला जो एप्लीकेशन है कि En के बेस पर हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आपने बोलोगे कि सर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का तो हाफ जो है वो क्या होता है? रेडियस होता है। वो तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया, d। लेकिन बेटा आप ये सोचो कि अगर यहां पर दो सेम एलिमेंट है A और ये A है, फिर इसके डिस्टेंस को निकाल रहे हो, तो ये जो DA आएगा, DA टू A जो आएगा, इसी का हमने डिवाइड बाई 2 किया था और इसको डिवाइड बाई 2 करके हमने RA बोला था, याद है? लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है, क्योंकि इस केस में En क्या थी? सेम थी। इस केस में En क्या थी बेटा? सेम थी। लेकिन अब En सेम नहीं है, En में डिफरेंस है। En में डिफरेंस है, इसका मतलब ये दोनों एटम जो है वो अलग अलग है, और दोनों एटम अलग अलग है, इसका मतलब है En तो अलग होगी। सही, अब जब En अलग होगी तो हम एग्जैक्ट हाफ कैसे कर लें? दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का एग्जैक्ट हाफ कैसे कर लें? तो फिर फॉर्मूला बदलेगा, और वो फॉर्मूला ये था कि आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर दो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की निकालनी है, मतलब आपको होमो एटॉमिक मतलब सॉरी, होमो का मतलब तो सेम होता है, हेट्रो एटॉमिक की निकालनी है। गलत बोल दिया मैंने, हेट्रो, A एंड B है। सपोज A ऐसा है और B ऐसा है, मान लिया ऐसा, ठीक है, ये A है ये B है। अब आप देखो इसकी साइज और इसकी साइज अलग अलग होगी। En अलग है तो साइज थोड़ी थोड़ी अलग मान सकते हैं। साइज अगर अलग अलग है, En में डिफरेंस है, तो बेटा कैसे मान लें कि जो हाफ हम करेंगे वो इसके और इसके लिए बराबर हाफ आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों की साइज अलग अलग है। इसलिए इस केस में तो हमने कर लिया था डायरेक्ट, लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर कैसे करेंगे? तो उसका एक सवाल के फॉर्म में हम देखने वाले हैं। पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है बेटा? पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, RA और RB। फॉर्मूला लिख देते हैं वापस से, RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। तो इसको अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालनी है हमको। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन केस ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? DAB इज इक्वल्स टू RA प्लस RB, ए बड़ा आएगा छोटी, सॉरी, RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। ठीक है, अब यहां पे पहले ही देख लेते हैं कि ये XA क्या है? ये XA है, XA है आपका En ऑफ A। XB क्या है आपका? En ऑफ B, En ऑफ B। समझ में आया? XA है आपका En ऑफ A एंड XB है आपका En ऑफ A। अब आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं कि ये सवाल कैसे होगा बेटा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आ जाएगा, उससे समझ आ जाएगा। मान लो
आपको आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लीजिए आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कार्बन का, दिया हुआ है, सॉरी आपको दिया हुआ है, मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है डी दिया हुआ है, वो डी ए अगर आपको दिया हुआ है कितना 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर अगर आपको यहां पर दिया हुआ है डी बी दिया हुआ है, मान लीजिए कितना आपका 1.00 एंगस्ट्रॉम, आपको एक्स ए दिया हुआ है, मान लीजिए कितना आपको एक्स ए दिया हुआ है कितना 3.5, और आपको एक्स बी दिया हुआ है अगर 2.5। अब कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज रखनी है, ये EN है, ठीक है, और आपको सीधा सीधा वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज रखोगे तो क्या होगा बेटा, ये DAB जो आप निकालोगे ये क्या हो जाएगा आपका RA प्लस RB। तो मुझे बताओ अगर A और A की वैल्यूज दी हुई है तो इसका RA तो इसका हाफ हो जाएगा ना बेटा, इसका RA क्या हो जाएगा 1.54 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 1.54 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 1.54 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इसका मतलब है RA कितना हो गया आपका 0.77। उसके बाद ये है 1.00 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 0.50, उसके बाद माइनस 0.09। अब यहाँ पे ये वैल्यूज कितनी है, तो ये 3.5 दिया हुआ है बेटा हमको सवाल में, और ये दिया हुआ है हमारे को 2.5 दिया हुआ है। बस आपको खाली वैल्यूज रखनी है, आंसर आप खुद निकाल लेना, आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो उन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होगा। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम EN का जो डिफरेंस आया वो फॉर्मूला में हमारे पास थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला था बेटा जो किसी साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। इन पर ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते हैं, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे, आ जाओ। अगला क्या था भाई हमारा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। अगला क्या था हमारा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर देख लेते बेटा। परसेंटेज आयनिक करेक्टर का पहले से मैं तो आपको एक ही चीज, मैं आपको स्टार्टिंग में जब EN स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था कि A और B के बीच में जितना ज्यादा चार्ज आएगा, जितना ज्यादा चार्ज आएगा, डेल्टा EN जितना बढ़ेगा, डेल्टा EN ज्यादा जितना बढ़ेगा, बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ही बढ़ेगी। और अगर जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी उस बॉन्ड में उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लिखा है। वो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो ये देखो यहां पे क्या फॉर्मूला लिखा है, उसको आपको देख के ही समझ आ जाएगा। क्या लिखा है, 16 डेल्टा EN, ये फॉर्मूला देखना, 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर। देखो इसको अपन वापस लिखते हैं, 16 डेल्टा EN, 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डेल्टा EN बढ़ाओगे, अगर डेल्टा EN बढ़ाओगे तो बॉन्ड पोलैरिटी भी बढ़ेगी और परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी बढ़ेगा। वो इस फॉर्मूला से प्रूव हो रही है बात, क्योंकि परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप खुद सोचो इसकी वैल्यू कब ज्यादा आएगी, जब डेल्टा EN ज्यादा होगा। क्योंकि ये देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ज्यादा आएगा, ये प्लस करके मल्टीप्लाई करो मतलब इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करो और वो भी बीच में भी प्लस है, मतलब कम होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इस फॉर्मूले को देखो सीधा सीधा पता लग रहा है कि जितनी ज्यादा डेल्टा EN की वैल्यू रखोगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा आएगा। मैं तो आपको पहले ही समझा चुका हूं कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर, मैं आपको जुगाड़ पहली बार EN स्टार्ट करते ही बोल चुका हूं कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इस चार्ज की वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, और जितना ज्यादा इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा बॉन्ड की पोलैरिटी भी उतनी ज्यादा आएगी और परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी उतना ही ज्यादा लिखे। तो उस बॉन्ड को हम उतना ही ज्यादा पोलर बोलेंगे। वो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा मतलब उसके बीच में EN का डिफरेंस भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप अगर कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन HF, ठीक है, HF में निकालना है। अब आपको पता है EN ऑफ, ये याद होना चाहिए पोलिंग स्केल से, ऑफ H एंड EN ऑफ F
क्या होता है, इसकी कितनी होती है बेटा 2.1 होती है, इसकी कितनी होती है 4.0 होती है। बस कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा वैल्यू निकाल देना है। डेल्टा ई एन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ई एन क्या हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा 4 माइनस 2.1 कर लेना, फिर वैल्यू रख देना फॉर्मूला में, ठीक है, उस फॉर्मूला में वैल्यू रख लेना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप आसानी से ये वाला सवाल कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो कैसे होएगा, ये सिंपल सी बात है, ये 16 ये कितना हो जाएगा 1.9 हो जाएगा, सॉरी डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.9 हो जाएगा, 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 1.9 का स्क्वायर। ये सवाल आपको करना है, आप खुद कर लीजिएगा, परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा, तो उसको परसेंटेज में बदलने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर है ना, आयनिक करेक्टर ऑफ HF, ये यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, कर लीजिएगा बेटा, है ना। कैलकुलेशन वाला बात है, और कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी नहीं है, खाली वैल्यूज रख के आपको करना है, बाकी सब मैंने बता दिया। अब आता है हमारा एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। पहली बात तो मैं सिर्फ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको भावुक होकर सबके लिए नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि मैं इसको पढ़ाने के बाद आप ये सोच लो कि हम तो अब हो गए शेर बन गए और हम किसी का भी एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर निकाल सकते हैं। नहीं, दुनिया में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के अलावा और भी बहुत चीजें होती हैं, ठीक है, हाइड्राइड्स भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, उनका एसिडिक बेसिक नेचर इस तरह से ईएन के डिफरेंस से नहीं निकलेगा। जो हो सकता है वो काम हम कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, क्या है वो हेडिंग, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, मतलब O2 माइनस और हाइड्रोक्साइड एक ही बात है। आप ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना बेटा, NaOH क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, NaOH क्या होता है, सभी जानते हैं बेटा, ये तो बचपन से जानते हैं। NaOH क्या होता है, बेस होता है। NaOH क्या होता है, बेस होता है, यानी बेसिक बोल सकते हो NaOH को। NaOH किससे बना होगा, NaOH किससे बना होगा, जब आपने Na2O यानी कि उसके पेरोक्साइड को किस में डाला होगा, पानी में डाला होगा, तभी तो बना होगा Na2O। तो इसका मतलब है ये भी तो नेचर में बेसिक ही होगा फिर। तो जो हाइड्रोक्साइड होता है वो ही क्या होता है, ऑक्साइड का नेचर होता है। दुनिया में जब जब भी ऑक्साइड को पानी में फेंकोगे हाइड्रोक्साइड बनेगा, दुनिया में जब जब भी ऑक्साइड को पानी में फेंकोगे हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोक्साइड में से पानी उड़ा दोगे तो वापस से ऑक्साइड बनेगा। यानी कि बस केवल एक पानी का रोल है, वो इसका नेचर तो बदल नहीं रहा। यानी कि ऑक्साइड अगर बेसिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड जो है वो भी बेसिक होगा, ऑक्साइड अगर एसिडिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वो भी एसिडिक होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो यहां से पता लगती है, इसीलिए लिखा हुआ है ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड। किसी की भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों सेम चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है बेटा। जो ऑक्साइड का नेचर होगा वही हाइड्रोक्साइड का होगा, या यूं कहें जो हाइड्रोक्साइड का होगा वही ऑक्साइड का होगा, ठीक है। अब समझते हैं बात को, समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मेरे पास पहला केस है, केस 1, मैंने केस 1 में लिया, वो क्या ले लिया, देखना बेटा, इस तरह से कोई नहीं समझाएगा, थोड़ा मेरा तरीका है समझाने का, आप समझना इस बात को। AOH लिया, क्या लिया मैंने, AOH। पहले केस में मैंने AOH लिया। अब मेरे पास यहां पर तोड़ने को दो बॉन्ड है, A और O के बीच का बॉन्ड है बेटा, और O और H के बीच का भी बॉन्ड है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ आ रही। अगर मैं इस बॉन्ड को, आप खुद सोचो, अगर मैं इस बॉन्ड को, अच्छा केस सेकंड ले लूं, केस सेकंड भी साथ में ही ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। केस 2 ले लिया, लिखा वहां पर भी मैंने AOH ही है बेटा। अब ध्यान से समझना, इस बॉन्ड को तोड़ने के तरीके मेरे पास, इस कंपाउंड को तोड़ने के दो तरीके हैं। इस कंपाउंड में दो बॉन्ड है, वो दो बॉन्ड है। एक केस में मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दूं, और इस बॉन्ड को अगर मैं जब यहां से तोड़ूंगा तो देखो ये क्या बनेगा, AO माइनस प्लस H प्लस, AO माइनस प्लस H प्लस, मतलब H प्लस रिलीज हो गया। H प्लस रिलीज हो गया तो क्या बोल देंगे इसको हम, एसिडिक। क्या बोल देंगे हम, एसिडिक। अगर कोई इस तरह से बॉन्ड टूटता है जिसमें से H प्लस रिलीज हो जाए तो उसको हम बोल देंगे एसिडिक। क्या ये बॉन्ड और भी एक तरीके से टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है सर। आपने केस 2 लिया है तो सिंपल सी बात है टूटेगा ही सर, है ना, इतना तो हम भी समझते हैं। तो बेटा अगर ये यहां से टूट जाए तो ये क्या बनेगा, A प्लस बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, OH माइनस। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो H प्लस देता है वो एसिड होता है, इसलिए H प्लस अगर निकला उसमें से तो ये एसिडिक होगा, और ये क्या होगा, बेसिक होगा। अब बात है कि सर हम, आपने तो ये बताया है, समझाया थोड़ी है बेटा, समझाऊंगा भी, सुनो। H प्लस का निकलना है, H प्लस का निकलना है तो इस पर प्लस चार्ज ज्यादा होना चाहिए।
अगर इसको प्लस की फॉर्म में रिलीज करना है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव जो है वो बढ़ना चाहिए। और इस पर पार्शियल पॉजिटिव कब बढ़ेगा? जब ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। जब ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा खींचेगा? जब ऑक्सीजन के पास वाला उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। जब ऑक्सीजन के पास वाला उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब इस केस में आप समझना, आप इसको एक चेन समझो। इस चेन को यह समझो कि अगर 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 En ऑफ ए इंक्रीज होती है, अगर ए की En ज्यादा है, बेटा ध्यान से सुनना, ए की En ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पागल हो जाएगा, कह रहा है यार मेरे से भी कोई इलेक्ट्रॉन छीन सकता है क्या? बिल्कुल छीन सकता है, उससे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं। तो ये क्या करेगा? ये इस तरह से जब खींचेगा तो ये वापस से अपनी भूख किससे मिटाएगा? तो वो मिटाएगा किससे? हाइड्रोजन से। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक चेन समझो, ए ने खींचा ओ से, ओ ने भरपाई करी ए से, तो खींच नहीं सकता क्योंकि इसकी तो पावर ज्यादा है तभी तो खींच रहा है। अब ओ अपनी भरपाई किससे करेगा? तो गरीब आदमी से करेगा। गरीब कौन है? तो हाइड्रोजन है। तो ए ऑक्सीजन अपनी भरपाई वापस से उस गरीब आदमी से करा। मतलब भुगतान किसको करना पड़ा? हाइड्रोजन को करना पड़ा। जब भी लात पड़ने की बात आती है बेटा, हाइड्रोजन ही सबसे पहले होता है। उसको उससे इसका इलेक्ट्रॉन लेके भगा दिया जाता है। मतलब वो बेचारा खुद अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया था, लेकिन जब जा रहा है तो अपना भी नहीं लेके जाता, उसके लात मार जाती है H+ के रूप में। तो इसका मतलब है ये टूट गया किसमें? AO- और H+ में। तो ये एसिडिक नेचर का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अब ये पॉसिबिलिटी कब होगी? अब पॉसिबिलिटी कब होगी कि ए की En जितनी ज्यादा होगी, ए की En जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इस बॉन्ड के H यहां टूटने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ए की En जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब आप सोचो, ए कोई एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, सिंपल सा, ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर En ऑफ ए जो है वो बढ़ सकती है। ए जो है वो बढ़ती है, हम जानते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर En बढ़ेगी, ठीक है, En बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अब ध्यान से देखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर En किसकी बढ़ी? इस ए की। En किसकी बढ़ी? ए की। ए कौन है? कोई भी हो सकता है। अब ए लिथियम भी हो सकता है, ए बेरिलियम भी हो सकता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वो सब हो सकते हैं। और भी कोई एलिमेंट हो सकता है। लेकिन वो ए जो है, जब ए को आप लेफ्ट टू राइट मूव करा रहे हो, मतलब जो ए आपका है वो राइट साइड का है, सबसे राइट साइड का अगर आपका ए है तो इसका मतलब है उसका नेचर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, हाइड्रोक्साइड हो चाहे ऑक्साइड हो। मेरी बात अगर आपके समझ आ गई हो तो अपन केस 2 पर चलते हैं। केस 2 में क्या हुआ बेटा कि ए की En कम रह जाए, किससे? इससे। मतलब इस बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो ज्यादा हो जाए और इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो। कब होगा ऐसा? जब ए की En कम हो, ऑक्सीजन से बहुत कम हो, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा बेटा। और जब ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा तो ये टूटेगा। वहां ऊपर वाला क्यों टूटा था? क्योंकि इसकी En ज्यादा थी तो ऑक्सीजन और ए की En में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो ये डेल्टा En कम आया, ये डेल्टा En ज्यादा आया। मैंने कहा था जो डेल्टा En ज्यादा आएगा, जिस भी बॉन्ड का डेल्टा En ज्यादा आएगा उस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी, मतलब उसके प्लस माइनस में टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहां पर इसीलिए तो ये टूटा था और प्लस बन गया था। यहां पर क्या है? ए की En कम है, En ऑफ ए इज लेस, En ऑफ ए इज लेस। ये कम होगी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड तो कम पोलर होगा, O और H वाला, और ये वाला बॉन्ड जो है वो आपका ज्यादा हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर आपको नहीं समझ आया तो इस कंडीशन में ये बॉन्ड क्यों टूटा तो मैं बता देता हूं कि फिर इसका मतलब क्या हुआ। डेल्टा En of AO is more than delta En of OH बॉन्ड। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। मतलब AO बॉन्ड ज्यादा पोलर है। क्यों है? क्योंकि इसकी En कम कर दी, बहुत कम है A की En अगर O से। तो ये बॉन्ड की पोलैरिटी, ये बॉन्ड की पोलैरिटी, दो बॉन्ड की पोलैरिटी, हमारे पास दो बॉन्ड है,
टूटने के लिए हम दो अलग अलग बॉन्ड की पोलरिटी चेक करेंगे, जो ज्यादा पोलर होगा उसको वहां तोड़ देंगे। ज्यादा पोलर कौन होगा? जहां पर ज्यादा डिफरेंस होगा। ज्यादा डिफरेंस कब होगा? जब ए की ईएन में बहुत कम कर दूं, ए की ईएन बहुत कम कर दूं तो ए और ए की पोलरिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो इसका पोलरिटी आया तो ये टूट गया, ये टूट गया तो ये फिर OH माइनस रिलीज हुआ और बेसिक हुआ। हमको पता है कि टॉप टू बॉटम आने पर ईएन घटती है, इसको ए ले लेते हैं, ईएन ऑफ ए डिक्रीज होगी तो फिर बेसिक नेचर बढ़ेगा। आपको ये कहानी समझ आई? इसको मैं ऊपर वाले को भी इसी फॉर्मेट में लिख देता हूं, आपके समझ आ जाएगा, है ना। यहां पे लिख रहा हूं बेटा कि डेल्टा ईएन ऑफ एओ इज लेस देन डेल्टा ईएन ऑफ OH। ठीक है, ये ऊपर वाले की कहानी है, ऊपर वाले की, क्योंकि वहां पर बॉन्ड कौन सा टूटा था? OH का टूटा था, मतलब उस बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा है। उस बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा कब होगी? जब ए की ईएन ज्यादा कर दे। ए की ईएन ज्यादा कर दोगे तो इनके और इनका डिफरेंस तो कम हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा रह जाएगा, और इसका डिफरेंस ज्यादा रह जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। इस तरह से हम चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अब तो हम इन जनरल लिख सकते हैं बेटा, इन जनरल लिख सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और एक केस में हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, दोनों केस में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। तो एसिडिक नेचर ऑफ O2 माइनस और OH माइनस इंक्रीज होगा। एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है बेसिक फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम में ईएन जो है वो डिक्रीज होती है। ईएन डिक्रीज होने पर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स जो है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब है एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। ठीक है भाई, और ईएन किस किस फैक्टर से बढ़ सकती है? जब जब भी ईएन बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा ऑक्साइड का, और जब जब भी ईएन घटेगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का। अब ईएन किस किस फैक्टर से बढ़ सकती है वो आगे और भी आएंगे, बट आप उसको अब डायरेक्ट रिलेट कर लेगो, इसलिए अब मैं चलता हूं सीधा अपने सवालों की तरफ, या एक तरह से कह दें कि कुछ स्लाइड्स में लेके आया था जो अब आपको समझ आ जाएगी, मैं लिख के लाया हूं। जनरली मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों होते हैं बेसिक? क्योंकि बेटा इनकी ईएन कम होती है। मेटल ऑक्साइड्स में मेटल की ईएन क्या होती है बेटा? मेटल्स की ईएन क्या होती है? लो होती है। ईएन क्या होती है? लो होती है। अगर इनकी ईएन कम है तो फिर इनका नेचर एसिडिक थोड़ी होगा, क्योंकि ईएन ज्यादा होने पर नेचर एसिडिक होता है, पता है ना। तो ईएन कम है तो कैसा नेचर हो जाएगा बेटा? बेसिक नेचर हो जाएगा। तो बताओ, देखो Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, Mg2O, CaO, SRO, BaO, ये सब कैसे होते हैं? ये सब बेसिक होते हैं, है ना, क्योंकि इनकी ईएन बहुत कम होती है कंपैरेटिवली नॉन मेटल्स के। तो ये अब अगर ये बेसिक है तो ये तो मैंने बता ही दिया, ये भी बेसिक होगा, ये भी बेसिक होता है। फ्यू मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। वो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एसिड कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब बिन पेन देगा लोटा किधर भी जा सकता है ना, किधर भी जा सकता है, डिपेंड करता है। सामने उसके एसिड आएगा तो बोलेगा मैं बेस हूं, सामने उसके बेस आएगा तो बोलेगा मैं एसिड हूं, मतलब वो दोनों से रिएक्शन कर जाएगा। एसिड, ये ऑक्साइड्स की जो आपकी सामने ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं। इनके ऑक्साइड्स भी और इनके हाइड्रोक्साइड्स भी बड़ा ध्यान रख लेना। इसकी एक ट्रिक होती है, जनाबे आली लिख रहा हूं, है ना, अलग कलर से लिख देता हूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को याद करने का तरीका क्या बेटा? लिख रहा हूं, जनाबे आली, इस बेरिलियम को अपन वहां ले जाएंगे, ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेरी ट्रिक खराब हो जाएगी वरना। इसको बेरिलियम को यहां से हटाओ और इस बेरिलियम को यहां पे ले आओ, ठीक है। अब बेरिलियम को यहां से हटाओ तो पहले तो इसको काला कलर करो। हाँ भाई, एक मिनट, है ना, एक
कुछ सेकंड्स मुझे दे दो, फिर मैं ट्रिक लिख रहा हूं। हाँ यस, लिखो जनाबे आली, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी, इन दोनों के लिए लिख रहा हूं, पीबी एंड बी का लिख रहा हूं पंजाबी, पंजाबी, इसका लिख रहा हूं सॉन्ग, इसका लिख रहा हूं बेटा गाया, इसका लिख रहा हूं मैं करो। सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये क्या है? सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बस एक ही चीज ध्यान रखना, ये जो करो क्रोमियम है ये +3 वाला है, बिकॉज क्रोमियम +2, क्रोमियम प्लस, क्रोमियम +2, क्रोमियम +6 ये नहीं होंगे, ये एम्फोटेरिक नहीं है, ये एम्फोटेरिक नहीं है। क्रोमियम +2, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो, क्रोमियम +2 जो है वो एम्फोटेरिक नहीं है। +6 भी होता है क्रोमियम और ये भी होता है, ये एम्फोटेरिक नहीं है, ये ध्यान रखना बस, ये एम्फोटेरिक नहीं है। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है PbO, PbO2, ये तो सब उन्हीं को लिए लिखा हुआ है कि इनके ऑक्साइड बना के दिखाया हुआ है, वो कुछ नहीं है, आप समझ गए आप तो। दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज, सॉरी लिखा हुआ था मैंने जानबूझ के लिख दिया वापस। ठीक है चलिए आगे। एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? तो जो नॉन मेटल होते हैं बेटा उनकी EN क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। अभी बड़ा हमने एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। ठीक है, ये एसिडिक होते हैं। कौन कौन से? जैसे NO2 हो गया, SO3 हो गया, Cl2O7 हो गया, CO2 हो गया, P2O5। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल नेचर के होते हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बहुत आसान है याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड का सबको पता होता है न्यूट्रल होता है। N2O जो लाफिंग गैस है वो न्यूट्रल होती है। H2O पता होता है कि न्यूट्रल होता है। उसके अलावा बस एक ही चीज याद रखना है, NO। 3 पहले से पता होते हैं आपको कि न्यूट्रल है, CO, H2O, N2O। बस आपको एक ही चीज और ध्यान रखनी, NO। ये सिर्फ, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, बाकी सारे एसिडिक ऑक्साइड होंगे, सारे एसिडिक ऑक्साइड होंगे नॉन मेटल के। लेकिन नॉन मेटल में भी एक कैटेगरी आती है एंड दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल सिर्फ 4, ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ 4, इन 4 के अलावा कुछ नहीं, आपको बस यही ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। अब कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल चीज है कि डी ब्लॉक में क्या पैटर्न चलता है, डी ब्लॉक में, है ना, डी ब्लॉक में क्या पैटर्न चलता है, तो वो मैं यहां पे नहीं, हम लोग इसी जगह पे, चलो यहीं पे कर लेते हैं, यहां जगह है, चलो यहां देख लेते हैं। डी ब्लॉक एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक इन डी ब्लॉक। ठीक है, ये एक अलग से बता रहा हूं मैं, क्योंकि इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, आप याद करो, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर एसिडिक नेचर बढ़ रहा था, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर EN आपकी बढ़ रही थी बेटा, और EN बढ़ने पर एसिडिक नेचर बढ़ रहा था। याद है? कोई पुरानी बात ही बताइए, मैंने कोई नया नहीं बताया, ये चीज मैं EN में स्टार्टिंग में बता चुका हूं, फैक्टर्स में पढ़ाया था। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ने पर EN बढ़ती है, EN बढ़ने पर, अब हम सीख चुके हैं कि EN बढ़ने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो बस कुछ नहीं है, मैंने एक टुकड़ा बना दिया, और वो टुकड़ा क्या है, +1, +2, +3, इनको हमने लोअर सेगमेंट माना, +4 को हमने बीच वाला माना। उसके बाद हमारे पास आता है +5, +6, +7, +8, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सब क्या है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया अपन ने। तो इसका मतलब है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो EN ज्यादा होगा, और EN ज्यादा होगा तो इनका नेचर कैसा लिख दूं बेटा? एसिडिक। कैसा नेचर के हो जाएंगे ये सब? एसिडिक हो जाएंगे। उसके बाद +4 वाला बीच में है तो बीच वाला ले लो एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? बेसिक आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? बेसिक आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, और वो क्या है कि +3 के लिए कि क्रोमियम +3 एंड Zn+2 जो है वो एक्सेप्शनली एम्फोटेरिक होते हैं, एक्सेप्शनली एम्फोटेरिक होते हैं। क्योंकि अगर आप बाकी के +3 देखोगे तो वो सब तो बेसिक हैं, लेकिन इन दोनों के +3 जो हैं और +2 जो हैं वो एम्फोटेरिक होंगे, ये ध्यान रखना। और वो मैं बता चुका हूं आपको ट्रिक के अंदर, क्रोमियम के ऊपर +3 है, जिंक के ऊपर +2 कर लेना।
ठीक है, वैसे जिंक +2 में ही होता है तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। चलो अब अपन आ जाते हैं, आओ खुद को परखें वाली बात पे। कंपेयर एसिडिक बेसिक नेचर इन फॉलोइंग, जो आपके ब्रैकेट में लिखा है उसका ऑर्डर आपको देना है। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ठीक है, NaOH MgOH का होल ट्वाइस एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड N। जरा देखो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, क्या ये लेफ्ट टू राइट मूव है? क्या ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है? अगर ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है तो बताओ इनकी EN बढ़ रही होगी तो इनका कौन सा नेचर जो है वो बढ़ेगा? एसिडिक बढ़ेगा। तो अगर एसिडिक बढ़ेगा तो फिर बेसिक जो है वो बेटा घटेगा, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा कौन सा है? बेसिक नेचर पूछा है। अगर आपसे एसिडिक पूछे तो आप बढ़ा दो, बेसिक पूछा है उल्टा पूछा है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट में एसिडिक बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट में एसिडिक बढ़ता है ना। यहां पे साइड में वापस लिख दो, लेफ्ट टू राइट में एसिडिक बढ़ता है, ताकि आप ये सवाल कर पाओ, भूलो नहीं। और टॉप टू बॉटम में बेसिक बढ़ता है। अब वापस लिख दो, अगर एसिडिक बढ़ता है तो बेसिक घटता है, और अगर बेसिक बढ़ता है तो एसिडिक घटता है। ये लो, सही भाई। चले आगे, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम टॉप टू बॉटम, लिथियम टॉप टू बॉटम में बेसिक बढ़ेगा एसिडिक घटेगा। पूछा क्या है? बेसिक है तो बढ़ा दो। समझ आया? लिथियम बेरिलियम बोरोन, लिथियम बेरिलियम बोरोन लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है। क्या पूछा है? एसिडिक। लेफ्ट टू राइट में एसिडिक बढ़ता है क्योंकि EN बढ़ती है, बढ़ा दो। P4O10 फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, अगेन लेफ्ट टू राइट है बेटा, लेफ्ट टू राइट है तो इसका मतलब है एसिडिक नेचर इसका भी बढ़ेगा, क्योंकि एसिडिक ही पूछा है। MnO Mn2O3 Mn2O7, अब कहां है सर? ये तो लेफ्ट टू राइट है ही नहीं, ये तो मैंगनीज मैंगनीज मैंगनीज। अरे रुको तो सही, और भी तो चीजें हैं बेटा। ये +2 है और ये क्या है आपका? ये कितना हो जाएगा आपका? +3 हो जाएगा, मैंगनीज +3 हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका +7, ये हो जाएगा आपका +7। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है ना, बहुत आसान है ना। ऑक्सीजन पर कितने होते हैं? -2 होते हैं, -2 भगाओ, पीछे बचे हुए चार्ज का उल्टा लगा दो, +2। ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं? -2 होते हैं अगर वो ऑक्साइड है तो। पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड में अलग चार्ज होता है, ये ऑक्साइड है इसलिए बता रहा हूं। ये कितना होता है? -2 होता है। कितने कितने ऑक्सीजन? 3 मतलब -2 मतलब कितना हो गया? 3 × -2 कितना? -6। -6 पीछे कितना छूटेगा? +6। +6 2 पे छूटेगा, 1 पे कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। सेम चीज ये 7 है, 7 × 2 कितना हो जाएगा? -14। -14 पीछे छोड़ेगा +14, लेकिन +14 2 पर है तो 1 पर कितना हो जाएगा? +7। ऐसे निकाल सकते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर EN बढ़ती है और EN बढ़ने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, अभी बताया था। और यहां पे क्या पूछ रहा है? बेसिक पूछ रहा है, तो बेटा फिर लो वाला बेसिक ज्यादा होगा, खत्म। समझ गए? HNO2 HNO3 एसिडिक बेसिक नेचर निकालना है। अब देखो, इसमें अगर नाइट्रोजन है ना, इसको कैसे निकालते बेटा? ऑक्सीजन पर कितना? -2 माइनस, कितने माइनस? 2 माइनस, 2 माइनस, और ये 2 है तो -4 हटाओगे तो पीछे क्या बचेगा? +4 बचेगा। -4 हटाओगे तो +4 बचेगा। अब देखो, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? +1 होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? +1 होता है। हाइड्रोजन +1 होता है, इसको हटाओगे तो पीछे क्या बचेगा? -1 बचेगा। अब पीछे जो भी बच गए उसका रिजल्टिंग लिख दो तो कितना आ जाएगा? +3, तो इसको लिख दिया +3। इस तरह से निकलती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन यहां पर N पर निकालनी है हमको, तो देखो 3 ऑक्सीजन है, 3 -2 2 लेके भागेंगे तो -6 लेके भागेंगे तो पीछे क्या बचेगा बेटा? +6 बचेगा। और ये +1 लेके भागेगा तो पीछे क्या बचेगा? -6 बचेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? +5। बताओ +3 और +5 में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। तो बताओ इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, वो है नाइट्रस एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। इससे हम इसको निकाल सकते हैं। HClO2 एंड HClO3 देखो फिर से आप निकाल सकते हो। HClO2 में कहां जा रहा है बेटा? ये +3 में आएगा। कैसे आएगा? और ये कहां आएगा? ये आएगा आपका +5 में। कैसे आएगा? देखो समझो, 2 ऑक्सीजन भगाओ, -2 2 बार भगाओ, कितना हो गया? +4 भागेंगे, -4 भागेंगे तो पीछे +4 छोड़ेंगे, लेकिन हाइड्रोजन +1 लेके भागेगा तो उस +4 में -1 भी करो, तो +4 और -1 कितना होता है? +3। तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अगेन HClO3 सोचो बेटा, HClO3 में 3 ऑक्सीजन है, कितने माइनस लेके भागेंगे? 2 माइनस लेके भागेंगे। 3 2 लेके भागेंगे तो -6 लेके, तो ये 3 भाग गए। -6 लेके भाग गए तो पीछे +6 बच गया। +6 -1, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन +1 लेके जाएगा, लेकिन पीछे तो -1 छोड़ के जाएगा। तो पीछे हमारे पास पहले हिसाब किताब में कितने पड़े हैं? +6। अब ये किसकी, इसकी वजह से -1 और हो गया, तो ये आ गया आपका +5।
सीधा सीधा निकल गया। अब पूछा क्या है, एसिडिक। अच्छा एक और है, ये कितना आ रहा है देखो बेटा, इसमें आएगा 4 ऑक्सीजन -2 लेके गए, ठीक है, 4 ऑक्सीजन -2 लेके गए, क्या बचेगा प्लस का 8, क्या बचेगा पीछे प्लस का 8। ये एक हाइड्रोजन +1 लेके गया, पीछे उल्टा चार्ज छोड़ेगा -1, तो बताओ कितना आ जाएगा इसका +7। एसिडिक नेचर बढ़ता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। समझ में आया क्या? आगे बढ़े। इस तरह के सवाल आप समझ कर सकते हो, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के ये मैंने आपको करवा दिए। चलिए अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब सवाल है, सवाल कैसे करेंगे, कौन सी ईएन, देखो बेटा फास्फोरस की जो होती है वो होती है 2.1, हाइड्रोजन की भी होती है 2.1, याद रखना। अब हमको जो है सबसे लोवेस्ट देखनी है। मैं जानता हूं फास्फोरस की इनमें सबसे लोवेस्ट है, तो इंक्रीज ऑर्डर में पूछ रहा है, मतलब फास्फोरस यहां ले आओ, तो फास्फोरस यहां ले आओ, मतलब ये इंक्रीज में फास्फोरस तो आगे आ नहीं सकता, बीच में भी आ नहीं सकता, दूसरे नंबर पे तो ये तो काट दो। फिर एन और ओ में आपको भी बताया कि BCCNO आता है, तो मतलब इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो मतलब नाइट्रोजन से ज्यादा क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन इस वाले केस में है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरह से देखते हैं, कुछ सवाल हमको कभी कभी इसी तरह से ऑप्शन चेक करके काट के ही करने पड़ते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाती है। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कौन से ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बेटा एम्फोटेरिक की ट्रिक थी, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये क्या होता है, एसिडिक होता है, नॉन मेटल का। ये भी क्या होता है, एसिडिक होता है। ये क्या होता है, बेसिक है, मेटल का है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया आपका, एम्फोटेरिक हो गया। ये कैसा हो गया आपका, एम्फोटेरिक। क्लियर है भाई, यहां तक चीजें है ना। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, बहुत आसान है। चलो आ जाओ। फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब मैंने कुछ PYQs ले लिए हैं, है ना। हमारी पीरियोडिक टेबल वैसे कंप्लीट हो चुकी है, अब सारे सवाल आ जाएंगे, जो हमने जो कुछ पढ़ा है वो सारे हो चुके हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैंने कहा था जब कभी भी सवाल आता है वो हमेशा ऐसे आता है बेटा, आपको पता है F से ज्यादा Cl था, उसके बाद Br और उसके बाद I था। इसका फाइनल ऑर्डर अगर लिखें तो Cl फिर Br फिर F फिर Br फिर I। अब आपको कुछ नहीं, इन्होंने इनके टुकड़े कर करके दे दिए कि गलत कौन सा सही कौन सा, वो देखना है। करेक्ट पूछ रहा है, Br की F से ज्यादा, सरेआम गलत हो गया, काट दो। F की Cl से ज्यादा, गलत हो गया, काट दो। Br की Cl से ज्यादा, Br की Cl से ज्यादा, सरेआम गलत हो गया, काट दो। F की I से ज्यादा, F की I से ज्यादा, आंसर हो गया D, खत्म। आंसर हो गया D, ये सवाल हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं। चले बेटा, सब पढ़ा रखा है मैंने। द आयंस O2 - F - Na+, ये वो ये बेटा याद करो, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक, देयर आयनिक रेडिएशन। मैंने क्या कहा था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जितना माइनस उतना बड़ा साइज में, जितना माइनस उतना बड़ा, जितना प्लस उतना छोटा, ठीक है। प्लस वाला छोटा, माइनस वाला बड़ा, जितना प्लस उतना छोटा और जितना माइनस उतना बड़ा। तो ये लिखा है कि O2 - से F- तक तो डिक्रीज होगी, है ना। O2 - से F- तक डिक्रीज होगी, फिर Na+ से Mg2+ Al+3 तक भी डिक्रीज होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि O2- से लेके Al3+ तक डिक्रीज होगी, क्योंकि माइनस वाला बड़ा, सबसे ज्यादा वाला माइनस जो है वो बड़ा होगा। तो N इंक्रीज, ये तो गलत हो ही गया। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2- टू एल्यूमिनियम+3, गलत बात हो गई। ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2- टू, ये बिल्कुल सही बात है। O2- से छोटा, F- से छोटा क्या हो गया, Na+ से छोटा क्या हो गया, Mg2+ हो गया, और भी क्या, एल्यूमिनियम 3+ हो गया। हाँ, कोई पूछ रहा था कि सर ये सेम ग्रुप के होने चाहिए क्या, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, मैंने देखे थे कमेंट्स, कोई पूछ रहा था सेम ग्रुप के होने चाहिए, नहीं। ये देखो, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 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 और आप इतना तो समझदार हैं कि ये एक ही ग्रुप के नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ग्रुप वगैरह देखो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो आपका क्या होगा, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज होगा ना। मेरा जुगाड़ था कि साइज जो है इनके अंदर, साइज जो है वो माइनस चार्ज डिवाइड बाय प्लस चार्ज था, जितना माइनस उतना बड़ा, जितना प्लस उतना छोटा, ये मेरा जुगाड़ था। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है भाई। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अगेन वो ट्रिक काम आएगी एम्फोटेरिक की। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे आली ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, काट दो। ये तो है लेकिन ये नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो गया।
बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो ट्रिक में आ रहा है लेकिन मैग्नीशियम नहीं है, इसलिए गलत हो गया। बोरोन, बोरोन तो ऐसे नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। जनाबे आली सबसे अच्छा, जनाबे मतलब Zn भी आ रहा है, बेरिलियम भी आ रहा है, इसका मतलब आंसर हो गया हमारा ये वाला डी। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इस तरह से हाइड्रोक्साइड निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, इनमें से बेसिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा कौन है? टॉप टू बॉटम जो है वो बेसिक नेचर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जो है वो बेसिक नेचर घटता है। अब कुछ करना ऐसा है कि आप इसको समझो, इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो ये एल्यूमिनियम यहां है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सेलेनियम की, तो एल्यूमिनियम तो यहां आएगा। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें, यहां पर इसको पूरा लिख देते हैं, चलो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये बोरोन, ये एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन है, कार्बन, कार्बन की फैमिली का कुछ नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद मैं अगर मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन लिखूं, फिर यहाँ पर फॉस्फोरस लिखूं, फिर यहाँ पर एस लिखूं, फिर एस भी लिखूं, फिर Bi लिखूं, ठीक है। और ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात करोगे तो ऑक्सीजन, सल्फर और फिर सेलेनियम आएगा। अब आप देखो कि ये तो वैसे ही एम्फोटेरिक हो गया तो काट दो, ये भी एम्फोटेरिक हो गया, काट दो। अब बचा है सेलेनियम और Bi में से नीचे कौन है, सेलेनियम और Bi में से नीचे कौन है, ये है, तो ये बेसिक ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बेसिक ही पूछा है ना हमको, मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, तो बेटा ये होगा। इसका भी आंसर डी हो गया, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना है, खाली चेक करना है, चेक करना है। अब आपसे पूछे कि इनकी बेसिक नेचर बताओ, इनकी आपको बेसिक नेचर अगर पूछ ले तो कैसे बताओगे, अगर आपको ऑर्डर पूछ ले तो कैसे बताओगे। देखो बेटा एल्यूमिनियम इस वाले पीरियड में आ रहा है, थर्ड पीरियड में, ये आ रहा है आपका फोर्थ पीरियड में, ये आ रहा है आपका फिफ्थ पीरियड में, और ये आ रहा है आपका सिक्स्थ पीरियड में। तो क्या आप लिख सकते हो Al2O3 से ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो SeO2 होगा। से ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो Sb2O3 होगा। से ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो इस तरह से हम आप जो है ऑर्डर लिख सकते हो। वैसे ऑर्डर वाला लिखने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एम्फोटेरिक वगैरह में, तो इसको आप रहने ही दो, ऑर्डर वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसने आपसे सिंपल सा पूछा था मोस्ट बेसिक कौन सा है, तो फिर आप Bi2O3 कर लो, क्योंकि ऑर्डर लिखता मैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि एम्फोटेरिक की वजह से वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ होती। हमको हमारी ट्रिक से पता है ये भी एम्फोटेरिक होता है और ये भी एम्फोटेरिक होता है, बस इतना ध्यान रखना। चले आगे। Which of the following oxide is not expected to react with sodium hydroxide? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, NaOH होता है। क्या होता है, ये बेस होता है। अब बेस तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एम्फोटेरिक कर जाएगा, एसिडिक कर जाएगा। ये वाला कर जाएगा, एम्फोटेरिक है, ठीक है। B2O3 कर जाएगा, एसिडिक है। SiO2 भी कर जाएगा, एसिडिक है। तो फिर कौन सा नहीं करेगा, जो बेस होता है। NaOH बेस है, CaO भी बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेस है, तो यहां पे नो रिएक्शन होगी, यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यही पूछा था कौन इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो रहा जवाब, वो हमने लिख दिया। आगे बढ़े भैया। नेग्लिजिबल, हाँ, रीजन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, बस यही रीजन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब आप बोलोगे कि सर इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज भी तो हो सकता है। बेटा न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो टर्म होते हैं, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखता तो फिर आंसर में बी भी चला जाता। ये न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, जेड, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, जेड। तो बेटा वो तो जेड तो इंक्रीज हो ही रहा है ना, जेड के इंक्रीज होने से कॉन्ट्रैक्शन लगता तो फिर तो सब जगह लगना चाहिए था। जेड इफेक्टिव और जेड में बहुत बड़ा अंतर है। जेड का मतलब तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना न्यूक्लियर चार्ज अपन बोलते हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब उतना ही न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा पा रहा है। और वो हम कब माइनस करते थे बेटा, वो हम करते थे जेड माइनस सिग्मा से, यानी कि ये डिसाइड करता था हमारे पास, सिग्मा डिसाइड करता था, शील्डिंग डिसाइड करता था कि कितना न्यूक्लियर चार्ज बच गया है, इसीलिए उसके आगे एक इफेक्टिव वर्ड लगता था। ध्यान रखना, गलती मत करना, दूसरा आंसर मत टिक कर देना, ये ए आंसर होगा, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। कई बार लिखवा दिया है मैंने, 2-3 बार पहले, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहां पर which is the correct order of increasing energy of the listed orbital in the atom of titanium। क्या लिखा है उसने, टाइटेनियम।
भाई टाइटेनियम क्या होता है आपका? टाइटेनियम होता है आपका 22 का मतलब हो गया Z22 होता है इसका। और इसका पीरियड नंबर क्या होता है? पीरियड नंबर होता है इसका N क्या होता है बेटा? फोर्थ पीरियड में हमारी सीक्वेंस चलती है बेटा SDP। ठीक है, जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है, फर्स्ट लेक्चर देखा है, वो समझ जाएंगे कि फोर्थ पीरियड में क्या सीक्वेंस चलती है, SDP। ये NS होता है, ये N-1 होता है 3D, और ये फिर से हमारा NP होता है, मतलब 4S 3D और 4P होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये थर्ड पीरियड की ये अगर ये फोर्थ पीरियड की है तो फिर थर्ड पीरियड में कौन सा होगा सीक्वेंस? थर्ड पीरियड में हमारा था बेटा, थर्ड पीरियड में, एक मिनट यहां बताता हूं मैं आपको अलग से। थर्ड पीरियड में हमारी क्या सीक्वेंस चलती थी? SP। थर्ड पीरियड में क्या चलती थी हमारी? SP। अगर ये थर्ड पीरियड है तो ये 3S होगा, ये 3P होगा। तो अब आप खुद सोचो, 3S 3P फिर 4S 3D 4P, इस तरह से आएगा, क्योंकि थर्ड पीरियड भरने के बाद क्या आएगा बेटा? थर्ड के बाद क्या आएगा? पहले ये आएंगे, उसके बाद यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा। ये मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऑप्शन में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, उन्होंने थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड की सीक्वेंस को मिक्स करके दे दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ में हमारे पास पता है कि 4S 3D और 4P होगा, मतलब 4S 3D, 4S में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3D में जाएगा और फिर 4P में जाएगा। 4P है नहीं, ठीक है, 4P है नहीं। अगर मैं इस ऑप्शन में, मुझे पता है आंसर यही है, अगर मैं इस ऑप्शन में 4P भी लिख दूं, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, तब भी आंसर बी ही जाएगा। आप खुद सोचो ना, 3S जाएगा 3P जाएगा, थर्ड पीरियड खत्म। 3S जाएगा 3P जाएगा, थर्ड पीरियड खत्म। फिर हम आएंगे हमारे पीरियड फोर्थ में, और फोर्थ पीरियड में हम स्टार्ट कहां से करते हैं? SDP हमारी सीक्वेंस होती है, मतलब अब 4S में जाएगा और फिर 3D में जाएगा। अगर आप 4S और 3D से पहले सोच रहे हो तो पहले तो यही भरेंगे ना बेटा, तो इसलिए इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, 3S 3P 4S 3D और 4P भी लिख सकते हो आप, और अच्छा समझने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या? हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम पीरियोडिक टेबल के लास्ट में एक डेवलपमेंट वाला सेशन रख लेंगे 15-20 मिनट का, तो मैंने कहा था हम लोग वो करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम डेवलपमेंट वाला, जो कि सबसे पहले पढ़ना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना अनइंपॉर्टेंट चीज है या बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सबसे लास्ट में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे उनके सम्मान में हमने थोड़ा बहुत इसको समय दिया है। सबसे पहले आता है डोबर्नियर ट्राइड्स। सबसे पहले डोबर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, हुआ क्या कि असल में मैं बताता हूं, सब लोग बैठे थे, ऐसे कहानी की तरह से बताता हूं, है ना, मैं नहीं था वहां पे, बट एक आपको एक कहानी की तरह सुनाता हूं जो आपको मजा आएगा। सब लोग बैठे थे, कह रहे यार क्या करें, थोड़े बहुत एलिमेंट हो गए हैं, टेबल वेबल में जमा लेते हैं, जो बढ़िया बढ़िया जाएंगे, अच्छा से रहेंगे, एक साथ अपने को पढ़ने में आसानी होगी, वरना सब अलग अलग लिखने पड़ते हैं, तो इसको एक बढ़िया टेबल में जमाते हैं। तो भैया फरमान जारी हुआ कि टेबल में आपको क्या करना है, सबको अरेंजमेंट करना है। तो सबको दिया गया कि इतने टाइम का पीरियड है आपके पास, सब इतने टाइम में अच्छे से अच्छी टेबल बना के लाओ, बढ़िया से बढ़िया काम करके लाओगे, उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डोबर्नियर, सब लोग अपने अपने घर गए, सबने अपना अपना काम किया। फिर एक डेट फिक्स की गई जहां पर सबको बताना था कि किसने क्या क्या काम किया। सबसे पहले आए डोबर्नियर ट्राइड्स, एक सेमिनार वगैरह टाइप मान लो कंडक्शन करवा लिया, करके आप बताओ आपने क्या किया। इतने दिन का टाइम दिया, उतने दिन के बाद सबको बुलाया गया। डोबर्नियर ट्राइड्स साहब आए, डोबर्नियर ने बोला कि देखो ऐसा है, मैं आपके सामने एक नया लॉजिक लाता हूं। बोले क्या लॉजिक लाएगा भाई तू? बोलेगा कि जो मैं 3-3 के टुकड़े लाऊंगा एलिमेंट्स के, तुम कह रहे थे ना आराम से पढ़ते हैं, तो आराम से पढ़ने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया काम किया है कि 3-3 के सेट बना दिए, जिनको मैंने बोला है ट्राइड्स। क्या बोला बेटा? ट्राइड्स। अब ट्राइड जो है उनमें क्या होता है कि एटॉमिक वेट जो होगा, एक जादू बताता हूं मैं आपको कि एटॉमिक वेट जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, तो इन्होंने समझाया कि जो इसका एटॉमिक वेट होगा ना, इसका एटॉमिक वेट होगा वो किसके बराबर होगा? लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का एटॉमिक वेट निकाल के डिवाइड बाई 2 कर देना, तो वो कितना आ जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। तो इन्होंने कहा कि चल भाई कर, ठीक है, ये चल दिखा तो सही, अपनी मेहनत करिए तो ले आया है तू। तो करने लगा ये, कुछ 1-2 ट्राइड्स बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, कुछ ट्राइड्स लेके आया जिसमें ये रूल फॉलो हो रहा था। लेकिन आगे जाके देखा कि कहीं पे ट्राइड्स फेल हो गए, मतलब उन ट्राइड्स में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा था, बीच वाले का एटॉमिक वेट आ ही नहीं रहा था। तो सबने बोला कि यार तूने ये तो काम कम किया, बाकियों का क्या? तो बोला यार बाकियों का मुझसे नहीं हुआ, मैंने तो जितना हुआ उतना कर लिया, पहले से तो ठीक ही है ना। तो बोला वो ठीक है, लेकिन टेबल तूने तब भी नहीं बनाई ना, तूने इनको सबको ये अपना ट्राइड्स बना पाया, तो हम तेरा ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको हटा दिया। ठीक है, आज हमारे पास एक जुगाड़ है
कि हमको अगर ऐसा सवाल पूछता है, कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन फिलहाल आपके सामने कभी जवाब आता है, सवाल आता है बेटा कि इनमें से कौन डॉबर्नियर ट्राइड है, कौन डॉबर्नियर ट्राइड है, तो बेटा जुगाड़ ये कहता है कि आज की तारीख में, ये सब एटॉमिक वेट की बात थी, आज की तारीख में हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल चलती है एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर से, मतलब हम अब उनका भी जुगाड़ निकाल लेंगे, सवाल कर लेंगे, और उनको भी हम कैसे निकाल देंगे, एटॉमिक नंबर से आंसर दे देंगे। हमको एटॉमिक वेट नहीं निकालने, हमको इतना पता है कि हमारे लिए वही डॉबर्नियर ट्राइड होगा जिनका डेल्टा जेड सेम होगा, मतलब ये लिथियम है, ठीक है, ये लिथियम है, ये मान लीजिए आपके पास सोडियम है और ये पोटेशियम है। बेटा इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या है, ये होता है बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 4, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, मैग्नीशियम कितना होता है इसका 12 और इसका कितना हो जाएगा 20, इसका कितना हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है 20। अब आप देखो इनका डिफरेंस कितना है, यहां पे 3 से 11 आओगे, 4 से 12 आओगे 8 होगा, यहां पर 11 से 19 जाओगे, 12 से 20 जाओगे तो 8 होगा। क्या यहां पर डेल्टा जेड जो वो है वो सेम है, ठीक है। क्या यहां पर ये दोनों ही सेम ग्रुप के हैं, दोनों कंडीशन लगनी चाहिए, यस, तो फिर ये डॉबर्नियर ट्राइड भी होंगे। हमारे पास जुगाड़ निकल के आया, ऐसा जुगाड़ आपने नहीं देखा होगा जो पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के सवाल को भी हम आज की लेटेस्ट वाली स्कीम से तय कर लेंगे ताकि हमारा काम फटाफट हो जाए। अब आपको दुनिया भर की ट्रिक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लोग पड़े रहते हैं याद करने में कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब डॉबर्नियर ट्राइड हैं। लेकिन बेटा सवाल अगर आज की तारीख में पूछ लिया कि इनमें से कौन डॉबर्नियर ट्राइड हो सकता है, ऐसा पूछ लिया इमेजिनरी सवाल, तो बेटा डॉबर्नियर ट्राइड होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। इसलिए कभी भी वो ट्रिक वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज्यादा ट्रिक्स हो जाती है कि फिर कोई सी भी ट्रिक कहां लगती है हमको पता ही नहीं होता। ट्रिक क्यों लगा रहे हो, जुगाड़ है अपने पास, कर लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद आया डी चैन कॉर्टोइस, ये जैसा नाम है वैसा ही काम था। इन भाई साहब को कहा कि हाँ भैया क्या लाए हो, है ना। अब वो नहीं पता डॉबर्नियर ट्राइड फेल क्यों हुआ, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि ट्राइड्स जो है वो सब पे फॉलो नहीं हुआ, है ना। कुछ सेलेक्टिव जो है एलिमेंट्स है उनके लिए ही ट्राइड्स बने, खत्म। उसके बाद अगला आया डी चैन कॉर्टोइस, बिठाया उनको, बोला हाँ भैया कहां से आए हो, जैसा नाम था बिल्कुल एकदम जापानीज टाइप नाम था, टेक्नोलॉजी से फुल फिल था, है ना। उस जमाने में 3D मॉडल लेके आ गया था, इस जमाने में लोगों को 3D नहीं समझ आ रहा, है ना। उस जमाने में वो लोग 3D का मॉडल लेके आ गया था। तो सामने बैठे हुए जज जी हैं, वो भी, उनके भी सामने दिक्कत हो गई कि यार क्या लेके आया है ये, हो सकता हो बढ़िया चीज लाया हो। हेलिक्स मॉडल लाया, कैसा मॉडल लाया, वो डीएनए का हेलिक्स टाइप का मॉडल, इस तरह से 3D में उसने अरेंज करके एलिमेंट्स और दिखाया, 3D मॉडल दिखाया। सब बावले हो गए, करे यार ये क्या लेके आया है, बोले ये तो अपनी समझ से ही परे हैं। इसलिए उसको बोला कि यार ठीक है जो भी है बढ़िया है, नमस्कार, हमको समझ नहीं आया, आप निकलो। कॉम्प्लिकेटेड था, इस वजह से ये इतना ज्यादा नहीं चल पाया। अगला साइंटिस्ट हमारे पास आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल था, ये क्या गाने में विश्वास रखता था, ठीक है। तो इनका दिमाग सिर्फ गाने तक ही चलता था, इन्होंने जो एलिमेंट्स हैं वो भी गानों में ही सेट कर दी। कह रहे कि यार ऐसे ना सारे गामा, जिस तरह से गानों में 7 सुर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद वापस रिपीट कौन होता है, सा। तो जिस तरह से सुर, ये वाला सुर और ये वाला सुर जो है रिपीट हो गया, इस तरह से लिथियम और सोडियम में भी जो है खूब सारी प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होगी। सा से सा मतलब ये एलिमेंट्स जो है वो एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो सबने बोला सही बात है, तो इससे क्या करें अब, बोले कि ठीक है मैंने तो कर लिया, सारे गामा पाधा नीसा सा। बोला अच्छा और बाकियों के लिए बताओ, 20 से ऊपर बताओ, 20 से ऊपर बता सकते हो क्या, 20 से ऊपर। बोले 20 से ऊपर तो ये नहीं लगेगा। क्या बोला, 20 से ऊपर तो नहीं लगेगा। आज की तारीख में हमको पता है कि 21 नंबर होता है स्कैंडियम, 21 नंबर क्या होता है, 21 नंबर क्या होता है, स्कैंडियम। स्कैंडियम से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, ये जो डेल्टा जेड है ना, जो डिफरेंस है ना, वो 8 नहीं 18 हो जाता है, क्योंकि 10 एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं डी के। तो उसके बीच में फिर एलिमेंट्स के बीच में एटॉमिक नंबर में जो गैप आता है ग्रुप में, वो 8 नहीं 18 हो जाता है। जैसे यहां पर अगर बात करें तो यहां पर डिफरेंस जो है वो 18 का हो जाएगा पोटेशियम के बाद। पोटेशियम के बाद आप देखोगे तो 18 का हो जाएगा। तो ये पहली बात तो आपसे पूछे कभी कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल किस किस के लिए फॉलो हो सकता है, तो जिस तरह से मेरा जुगाड़ डॉबर्नियर के था कि डेल्टा जेड सेम होना चाहिए, अब मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा जेड फिक्स होना चाहिए 8। डेल्टा जेड क्या होना चाहिए,
फिक्स होना चाहिए, 8 होना चाहिए बस। तो अब आपसे पूछे कभी भी तो बस पता कर लो कि सेम ग्रुप का होना चाहिए और डेल्टा जेड जो है वो 8 होना चाहिए। वो सब क्या होंगे, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल होंगे। ये फेल हो गया। इसके फेल होने के रीजन थे कि उस वक्त तक इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। अगर इनर्ट गैस होता तो बेटा इनर्ट गैस यहां पर आता नियोन, तो साफ फिर नियोन में आ जाता, तो ये तो काम खराब हो जाता। फिर उसके कहने का मतलब ये होता है कि लिथियम और नियोन की प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाती। बट बाद में ये फ्लॉप हो गया क्योंकि इनर्ट गैस की इन्वेंशन के बाद जो 7 सुर हैं वो 8 में तो हो नहीं सकते, लेकिन एलिमेंट तो 8 हो सकते हैं, इसलिए वो फिर फेल हो गया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मैं बहुत ज्यादा इनको क्या बोलते हैं डिटेल में नहीं लेना चाह रहा। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट है जो मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल इजी इजी तरीके में। बेटा ये कोई पढ़ने वाली चीजें हैं नहीं। आपसे कभी पूछे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में कौन फॉलो करेगा, लगा देना, ग्रुप सेम होना चाहिए। समझते हो ना। अब उस वक्त तक ग्रुप वगैरह कुछ नहीं थे। आज आपको पता है ना कि ग्रुप है, तो बस आज आप ग्रुप के हिसाब से करो। और डेल्टा जेड मतलब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देख लो 8 है, तो बस न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को टिक कर देना कि ये फॉलो करेगा। ठीक है। सेम्स टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। कैल्शियम बिकॉज क्योंकि ये होता है 20, उसके बाद क्या आ जाते हैं, डी ब्लॉक वाले आ जाते हैं। ठीक है बेटा। और एक और रीजन था इनर्ट गैस की इन्वेंशन, मैं लिख भी नहीं रहा हूं, आपको खाली ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं लोथर मेयर कर्व। ये था आलसी आदमी, बहुत टैलेंटेड था लेकिन आलसी आदमी था। जिस दिन प्रेजेंटेशन होनी थी उस दिन आया भी नहीं है। जिस दिन प्रेजेंटेशन होनी थी, इसका नंबर आ गया, माइक पे नाम चिल्ला रहे हैं, स्टेज पे नाम अनाउंस हो रहा है कि लोथर मेयर साहब का नंबर है, भैया आओ। उन्होंने क्या किया है, ये भाई साहब मतलब घर पे सूखे नशे करके सो रहा। ठीक है। कह रहे कि कौन है, कहां से आ गया भैया, कहां है, उसको कोई अंदाजा नहीं, इनको कोई अंदाजा नहीं, बिल्कुल आलसी आदमी। तो इनके घर पे गए, कमेटी के मेंबर्स गए, करे कि यार आपका नंबर आ गया, जल्दी जल्दी चलो। इनको लेने गए, पास ही में घर था। ठीक है, लेने गए तो साथ में मेंडलीफ भी चला गया, क्योंकि इसके बाद नंबर किसका था, मेंडलीफ का था। लोथर मेयर के पास नंबर किसका था, मेंडलीफ का था। तो हमेशा आपने देखा होगा कि उनको टेंशन हो जाती, बेटा हमारा भी कोई स्टेज पर कोई शो होता है या हमारी भी कोई प्रोग्राम होता है, हमारी भी कोई परफॉर्मेंस होती है, हमसे पहले वाला गायब हो जाए तो सबसे ज्यादा टेंशन हमको होती है कि अरे अब मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा यार। तो हमको टेंशन तो थी। इनके बाद नंबर था मेंडलीफ का, इनके बाद नंबर किसका था, मेंडलीफ का था। तो मेंडलीफ ने बोला कि यार ठीक है चलो मैं भी चल लेता हूं, अगर वो नहीं आए तो अपन आके वापस से मेरा स्टार्ट कर लेंगे, देख लेते हैं चलो, है ना। तो मेंडलीफ की कोई तैयारी खास थी नहीं, मेंडलीफ की कोई तैयारी खास थी नहीं। वो गया लोथर मेयर के घर पे। लोथर मेयर अपना एकदम आलसी आदमी पड़ा था। उसने कहा कि भैया है ना, जाके बोला, कह रहे आपका नंबर है। कह रहे कौन सा नंबर, क्या बोला, कह रहा कौन सा नंबर। बोले कि वो आज आपकी प्रेजेंटेशन है। कौन सी प्रेजेंटेशन। बोला कि आज आपको बताना है कि आपने टेबल बनाई। मैंने कौन सी टेबल, हर बात में कौन सी। कह रहे आपने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल कुछ याद है, एक बार मीटिंग हुई थी हमने कहा था, कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ। कि अच्छा अच्छा चलो सुनो, अब वो काम तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया था। कह रहा हाँ ठीक है, कब किया था। कि वो अलमारी में रखा है एक ग्राफ है। क्या लिखा, बोले अलमारी में रखा एक ग्राफ है ना, उसको देख के टेबल वेबल बना लेना। टेबल मैंने नहीं बनाई, तुम बना लेना यार। बोले कि चलो तो ग्राफ कहाँ है, बोले अलमारी में रखा है। मेंडलीफ तुरंत दौड़ के गया, मेंडलीफ तुरंत दौड़ के गया, कमेटी मेंबर से आगे मेंडलीफ दौड़ के गया। कह रहा भाई साहब ग्राफ कहाँ है, अपने सीधा हलवा हाथ लग रहा है, ये आदमी प्रेजेंटेशन देना ही नहीं चाहता। मेंडलीफ ने देखा कि उस ग्राफ में लोथर मेयर साहब ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोल दो, उनके बीच में कर्व खींचा हुआ था। और वो कर्व जो है एक टेबुलर फॉर्म में अगर अरेंज कर दिया जाए, इस कर्व को ही, इस ग्राफ को अगर एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए तो उस टाइम, उस जमाने की एक बढ़िया टेबल तैयार हो सकती थी। उस जमाने की एक बढ़िया टेबल तैयार हो सकती थी। मेंडलीफ ने एक ग्राफ देखा और मेंडलीफ ने तुरंत जो है अपनी टेबल को इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तैयार कर दिया। अगर लोथर मेयर ग्राफ की बजाय टेबल बना लेता, अगर लोथर मेयर ग्राफ की बजाय टेबल बना लेता, तो आज मेंडलीफ का हो सकता है जितना हम डिटेल में उसकी, जितना मेंडलीफ को सम्मान देके उसकी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, शायद हम ना पढ़ते, क्योंकि ये ग्राफ जो है बिल्कुल सही है अगर ये टेबुलर फॉर्म में होती तो। लेकिन लोथर मेयर साहब को उनका आलस खा गया। बोला ये ग्राफ ही है, तो इन्होंने कहा कि ग्राफ नहीं, हमको टेबल चाहिए। कमेटी मेंबर्स ने कहा, बोला जो है वो ग्राफ है, तुमको लेना है तो ले जाओ, नहीं तो मुझे सोने दो चैन से। ठीक है। तो ये क्या कर दिया इन्होंने, ग्राफ जो है, बोले आप थोड़ा बहुत, अब चलो एक काम करो, आपके सम्मान में, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, हमारे साथ तो चलो, ग्राफ तो समझा दो यार कम से कम। तो लोथर मेयर साहब आए, है ना, लोथर मेयर साहब आए,
स्टेज पर ग्राफ समझा रहे थे। जब तक वो स्टेज पर ग्राफ समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे ग्राफ में, तब तक वो ग्राफ समझा रहे थे, तब तक नीचे सुनता मेंडलीफ अपनी टेबल बना रहा था कि इस ग्राफ पर ही बेस्ड टेबल बना लेता हूं। बिल्कुल परफेक्ट काम करके लाया है, बिल्कुल है ना, आलसी है लेकिन इंटेलिजेंट है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, वो जो ग्राफ समझा रहे थे लोदर मेयर साहब, वो क्या समझा रहे थे, उन्होंने समझाया कि अब जो सवाल आता है बेटा वो ये आता है कि पीक पोजीशन पर आपको हमेशा क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे ये वाले एल्कली मेटल्स। ये देखो LINAKRBCS, पीक पोजीशन पर हमेशा आपको क्या मिलेंगे, एल्कली मेटल्स, है ना। पीक पोजीशन ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये पीक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद असेंडिंग, डिसेंडिंग क्या होगा, डिसेंडिंग ये होगा। तो डिसेंडिंग पर आएंगे क्या, डिसेंडिंग पर आएंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि यहां पर देखो ये फिर से डिसेंडिंग है, बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, सॉरी बेरिलियम, ये वाला आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर क्या हो जाएगा कैल्शियम, ये सब डिसेंडिंग है, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, ये आपके डिसेंडिंग हो गए, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, ग्रुप 2 वाले, है ना। असेंडिंग पे आपके चढ़ते हुए ग्राफ पे इस जगह पे आपके हेलोजन्स थे, यहां पर आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल से, यहां पे आपके एल्कली मेटल से, और जो ये बॉटम पार्ट है यहां पे डी ब्लॉक के थे। अब आप देखते जाओ क्या होगा कि हेलोजन जो है वो असेंडिंग पर है, तो हेलोजन यहां पर आएंगे बेटा, ये यहां पर जिस तरह से यहां पे मान लीजिए यहां पे एक F आ गया, लिखा हुआ नहीं इसमें, ये Cl आ गया, कलर अलग कर देता हूं, रुक जाओ भाई ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए, ये यहां पे जैसे मान लीजिए F आ गया, ये Cl आ गया, ये Br आ गया, ये I आ गया, ये पोजीशन थी असेंडिंग, यहां पर हेलोजन थे। ठीक है, बॉटम पार्ट पे सारे क्या थे बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, बॉटम पार्ट पर सारे कैसे थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। ये देखिए यहां पर ये आयरन, ये वेनेडियम, ठीक है, ये कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, है ना, ये सब बॉटम पार्ट पे नीचे नीचे थे, पास पास, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। तो आपसे सवाल हमेशा लोदर मेयर कर्व पे कुछ नहीं पूछा जाएगा। पहला सवाल किस किस के बीच में कर्व था, बता सकते हो, जाहिर सी बात है, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। उसके बाद पूछेगा पीक पोजीशन किसने अचीव करी, एल्कली मेटल। ठीक है, उसके बाद पूछेगा डिसेंडिंग एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर आ जाओ इधर असेंडिंग हेलोजन, फिर बॉटम पार्ट डी ब्लॉक। तो ये 4 सवाल बन सकते हैं, 5वां ये बन सकता है कि किसके बीच में, इनके 5 के अलावा कोई सवाल नहीं बचेगा। मैंने कहा था कि जब ये अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो सामने बैठा मेंडलीफ क्या बना रहा था, टेबल बना रहा था। ठीक है, ये अपना आलसी भाई ग्राफ समझा के चला गया घर पे, बोला पानी वानी, बोले कुछ नहीं लेंगे, जो हम लेते हैं वो तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये अपने घर पे चला गया। ठीक है, अब आया कौन, इसको रिजल्ट किसी की नहीं पड़ी थी, इसने समझाया, उसका रिजल्ट तक नहीं सुना कि आपने बहुत बढ़िया समझाया, कोई मतलब नहीं। ये मोह माया से मुक्त आदमी था, है ना, मोह माया से मुक्त आदमी था, घर चला गया। फिर आया हमारे मेंडलीफ साहब, मेंडलीफ ने कहा कि, मेंडलीफ ने जाके बोला कि सबसे पहली बात तो अब तक किसी ने टेबल नहीं बनाई, मैं टेबल बनाऊंगा। बहुत शाना आदमी था, क्या बोला, मैं आपको टेबल बताऊंगा। तो इसका नंबर मान लीजिए 10 नंबर का पेपर था, तो इसके 5 प्लस तो यूं ही कर दिए, बोले यार ये टेबल लेके आया, अब तक कोई टेबल नहीं लाया था। तो वाहवाही तो इसने वहीं लूट ली जब इसने बोला कि मैं टेबल लेके आया हूं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि मैं एक लॉ देता हूं और मैं ये बोलता हूं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब अब बोला सबने, अच्छा टेबल लेके आए हो, किस पर बेस्ड है, तो बाकी सब भी वही काम कर रहे थे। इसने क्या किया, इसने कहा मैंने एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एक टेबल बनाई है, जिसमें मैंने एटॉमिक नंबर को बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को जमा दिया है। बोला अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। और क्या किया है, वो सब टेबल वेबल उसने दिखाई, सब कुछ हो गया। हमको वो सब पूरी टेबल इस तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता बेटा कि उसमें कितने ग्रुप थे उस वक्त और क्या था, ये सब कुछ नहीं है। ये सब पुराने सवाल है, फालतू सवाल है, अभी भी किताबों में रखे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इस तरह की मेंडलीफ पर कोई सवाल जो है वो आजकल कुछ सालों से नहीं आता है, तो टेंशन नहीं लेती। कहां से आता है सवाल, वो मैं पहले से लिख के लाया हूं। उसने एक दिमाग और लगाया, मैंने क्या कह रहा हूं, वो अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन वो नंबर भी बढ़ा रहा है अपने। कैसे बढ़ा रहा है, उसने कहा मैंने अपनी टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ी है। क्या बोला उसने, मैंने अपनी टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ी है, क्योंकि ये इतना चालाक था कि इसको एक चीज समझ आ गई थी। और वो चीज क्या थी, इसको ये समझ आ गया था कि एक ग्रुप में प्रॉपर्टीज मैच खा रही है। तो इसने क्या लिखा कि एल्यूमिनियम जहां पर भी इसके टेबल में था, उसके नीचे एक डब्बा खाली छोड़ दिया और वहां पे लिख दिया एका एल्यूमिनियम। क्या लिख दिया उसने, एका एल्यूमिनियम। और बोरोन के नीचे भी एक डब्बा खाली कर दिया और बोला एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका मैंगनीज। आज की तारीख में हम जानते हैं कि वो गैलियम होता है, स्कैंडियम होता है, जर्मेनियम होता है, टेक्नीशियम होता है। अगर सवाल पूछे क्या ये
गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम उस वक्त मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में थे तो यस मत कर देना, ये थे नहीं, इनके लिए जगह थी। बाद में जब डिस्कवर हुए तो हमने नाम लिख दिया। याद करने का तरीका है गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, याद रखने का तरीका बेटा, गंगा से जमुना तक। बस याद रखना कि गंगा से जमुना तक उस वक्त थे थोड़ी, उनके लिए जगह खाली छोड़ी गई थी और ये नाम लिखे हुए थे। बाद में डिस्कवर हुए तो पता चला इनका नाम ऐसा है, बाद में डिस्कवर हुआ, मेंडलीफ की टेबल में नहीं थे। तो कंफ्यूजन रहता है कि यहां लिखा था सर ने तो होंगे, नहीं है बेटा, ये चारों ही नहीं थे। ठीक है। करेक्शन इन एटॉमिक वेट्स ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ जानबूझ के, मैं तो कह रहा हूं ना, बहुत चालाक आदमी था, कह रहा है कि मैं कुछ करेक्शन भी किए हैं मैंने, है ना, मैं लिख रहा था, मैंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग में बताया था, तो मैं आपके लिए कुछ करेक्शन भी लेके आया हूं, है ना, नंबर कमा रहा। कैसे कैसे करेक्शन थे? तो ओरम को बोलते हैं बेटा गोल्ड, ओरम को क्या बोलते हैं? गोल्ड। याद करने का तरीका है गोल्ड इन प्लैटिनम, प्लैटिनम बिकम अल्टीमेट। अब ये कितने थे, कितना करेक्शन किया, ये सब अपने को थोड़ी याद रखना। आपने को क्या पूछेगा, ऐसे कौन से एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक वेट में मेंडलीफ ने करेक्शन किए? गोल्ड इन प्लैटिनम बिकम अल्टीमेट, खत्म। आपको याद रखना है ऐसे, गोल्ड इन प्लैटिनम बिकम अल्टीमेट, गोल्ड मतलब एयू, ओरम। ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज थे, ऐसा तो है नहीं कि इसके एडवांटेज ही एडवांटेज होंगे। इन्होंने क्या किया, इनका मेन क्या था कि जिस तरह से ये एटॉमिक वेट बढ़ते जा रहे हैं तो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के मैनर में इसने अरेंज किया था। लेकिन कुछ जगह पे ये फेल हो गया, लेकिन वो तब भी टेबल में थे। देखा था कि पहले आने वाले का एटॉमिक वेट जो है वो ज्यादा हो रहा है और बाद में आने वाले का एटॉमिक वेट जो है वो कम हो रहा है। ये तो उल्टा हो गया, जबकि पहले वाले का एटॉमिक वेट कम और बाद वाले का एटॉमिक वेट होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो ऐसे कौन कौन से पेयर थे जिनको बोल दिया एनोमैलस पेयर? क्या बोल दिया जिनको? एनोमैलस पेयर। रीजन है कि ये वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे थे। सम एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। याद करने का तरीका बेटा, आमिर खान, याद करने का तरीका है आमिर खान तेरी इच्छा, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं? आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं? याद करने का तरीका क्या बेटा? आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं? ये इसका मेजर डिसएडवांटेज था। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल को हम के डेवलपमेंट को हम 15 से 20 मिनट में खत्म करेंगे और उसके बाद हमारी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल हो जाएगी, है ना। तो हमने आज का काम कर लिया है, मतलब पीरियोडिक टेबल हमने फिनिश कर ली है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बेटा केमिकल बॉन्डिंग आएगा। केमिकल बॉन्डिंग की कुछ बेसिक सी बातें हैं, ऑक्टेट रूल वगैरह है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हम सीखेंगे फर्स्ट लेक्चर में। पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप पीरियोडिक टेबल पे खूब सारे सवाल करने में कैपेबल हो पा रहे होंगे। आपने खूब सारे सोर्सेज से क्वेश्चंस किए होंगे, वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए, और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।